अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री मैथ्स 111 इसका कोड है, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब फॉल 2021 का ये पेपर है। तो आइए देखते हैं जी पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन 1 है ये हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसकी एक्सरसाइज है जी 6.10 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं इसका कैसे हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है जी फाइंड द 9th टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी ये जो हमें गिवन सीक्वेंस है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस है, इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल 3, 5, 7। तो ये हमारे पास चले जाएगा आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से हमें जो नया सीक्वेंस नया प्रोग्रेशन हासिल होता है वो कौन सा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो आ रही है 3 और डिफरेंस इसमें फाइंड करेंगे। कोई सी टर्म लेकर पिछली टर्म में से आप माइनस कर दें तो इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा हमारे पास 2। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास कोई सी भी टर्म अगर हमने फाइंड करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसके लिए ये nth टर्म का फार्मूला है। अब चूँकि फाइंड करनी है हमने 9th टर्म, तो n की जगह पर हम 9 पुट करेंगे। तो a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। अब a9 इज इक्वल टू a1 बोलते हैं जी फर्स्ट टर्म इसकी 3 आ रही है, 9 माइनस 1 करेंगे a और d इसमें आ रहा है जी 2 और 3 प्लस का 16 प्लस 3 आंसर इज 9। तो ये 9th टर्म हमारे पास आई है 19, लेकिन ये 19 किसकी टर्म है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब अगर हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म फाइंड करनी है तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं जी a9 या फिर आप लिखिए 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, और इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो आ जाएगी 1/19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 3/2x रेज टू पावर 10। और अगर आप ये देखें तो ये हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज है जी 8.2 और उसका क्वेश्चन नंबर है 8। तो आइए देखते हैं, इसे डिटेल के साथ समझते हैं किस तरह हमने फाइंड आउट करना है। इसे हम कंपेयर करेंगे बाइनोमियल की एक्सपेंशन के साथ, इसे कंपेयर करते हैं। बाइनोमियल होता है जी a प्लस एक्स रेज टू पावर n, ये फार्मूला इसका। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर और जो x है उसकी वैल्यू कितनी है 3/2x और n की वैल्यू इसमें आ जाएगी 10। और बाइनोमियल की जर्नल टर्म निकालने के लिए फार्मूला है TR+1 इज इक्वल टू NCR a रेज टू पावर n माइनस r x रेज टू पावर r। बाइनोमियल की ये जनरल टर्म निकालने के लिए फार्मूला है और इसमें हम r की वैल्यू जो है वो रखेंगे 5, क्योंकि हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, T6 हमने फाइंड आउट करना है। और T6 में हमें r की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी। 5 + 1 करेंगे तो आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। T5 + 1 इज़ इक्वल टू 10C5 और a की वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 10 माइनस 5 और जो x है उसकी वैल्यू है 3/2x रेज टू पावर 5 जी। और सिंप्लीफाई इसे करते हैं, 10C5 एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 10 माइनस 5 करेंगे 5, 3 रेज टू पावर 5 और ये नेगेटिव आंसर आएगा क्योंकि इसके ऊपर पावर जो है वो ऑड आ रही है, इसलिए इसका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा।
डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 5 और इसके साथ है जी x रेज़ टू पावर 5। इस x स्क्वायर को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें आंसर दे देगा 10 और फिर माइनस का 3 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5 जो है वो 32 होता है, x रेज़ टू पावर 10 आ गया और साथ में आएगा 10c5 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 5। इसी तरह जी माइनस का 3 रेज़ टू पावर 5, 10c5 आप कैलकुलेटर पे ख़ुद कैलकुलेट कीजिए, 32 और x रेज़ टू पावर 5 जो है, यानी 10c5 और 3 रेज़ टू पावर 5 इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर के ऊपर कम्बिनेशन मौजूद हैं। 10c5 के आंसर को 3 रेज़ टू पावर 5 के आंसर से मल्टीप्लाई करके 32 पर जो है वो डिवाइड कर दें। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 8.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर है जी, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है और उसका आंसर आ रहा है जी -15309 डिवाइडेड बाय 8 इंटू x रेज़ टू पावर 5। ये इसका फाइनली आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ an इज़ इक्वल टू 2n माइनस 3 देन फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अगर हम देखें तो ये हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका है जी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 3 है। सॉरी, 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है इस सीक्वेंस की, जबकि उस सीक्वेंस की nth टर्म हमें गिवन है। सॉल्यूशन an इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n इंटू 2n माइनस 3। भाई आप इसमें पुट कर दें n की वैल्यू 1 तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगी -1 रेज़ टू पावर 1, 2 इंटू 1 माइनस का 3 और -1 रेज़ टू पावर 1 करेंगे माइनस आ जाएगा, 2 माइनस 3 करेंगे -1 आ जाएगा, तो ये आंसर +1 आ गया। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू इसमें 2 पुट करते हैं तो a2 इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2, 2 इंटू 2 माइनस 3, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा और इधर 4 और माइनस का 3, तो इसमें आंसर 1 आ जाएगा। तो इसकी सेकंड टर्म भी हमारे पास 1 आ रही है। इसके बाद n की जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो a3 -1 रेज़ टू पावर 3, 2 इंटू 3 माइनस 3 और -1 का क्यूब करेंगे तो -6 माइनस का 3, 6 माइनस 3 करेंगे 3 आएगा, बाहर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3। अब हम n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो इसकी 4th टर्म आ जाएगी -1 रेज़ टू पावर 4, 2 इंटू 4 माइनस 3, ये 1 आ जाएगा और 8 माइनस 3 करेंगे तो आंसर इज़ 5। तो हमने फाइंड आउट करनी थी फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स आर जी, इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स बन जाएंगी जी 1, फिर 1, -3 और 5। ये था जी हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और अगर आप इस क्वेश्चन को देखें टेक्स्ट बुक में तो ये हमारे पास है एक्सरसाइज 6.8। 6.8 का ये क्वेश्चन नंबर है 13। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इफ़ y इज़ इक्वल टू 1 प्लस x बाई 2 प्लस एक्स स्क्र बाई 4 अप टू इन्फिनिटी देन शो डैट x इज़ इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 1 ओवर y। जी ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और इन्फिनिट है।
यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कहाँ तक हैं, इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम निकालने का फार्मूला है A1/1 माइनस आर। A1 बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 1, आर बोलते हैं कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो ऐसे फाइंड करते हैं, कोई सी टर्म लेकर पिछली टर्म पे डिवाइड कर दें, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर लें या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड कर लें, इन सब में जो आंसर है वो सेम आएगा, कॉमन रेशो जो है वो सेम आएगी। तो इसमें कॉमन रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी, x/2। तो y इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म इसकी 1 और 1 माइनस आर की वैल्यू इसमें आ रही है x/2। अब हमने इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है कि इससे ये x की वैल्यू बन जाए। उसके लिए 1 माइनस x/2 इज़ इक्वल टू 1/y। ये सारा फैक्टर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसे हमने डिवाइड कर लिया। फिर 1 माइनस का 1/y इज़ इक्वल टू x/2। ये माइनस का x/2 ट्रांसफ़र किया है राइट हैंड साइड पे, इसे इस तरफ, और इसमें अगर मैं y एलसीएम ले लूँ तो y माइनस 1 इज़ इक्वल टू x/2। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि अगर y इस चीज़ के बराबर हो तो x बराबर है 2 इंटू वाई माइनस 1/y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5, फाइंड r व्हेन l इज़ इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। सॉल्यूशन बाय यूजिंग l इज़ इक्वल टू r थीटा। ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हम बोलते हैं आर्क लेंथ थ्योरम या रिलेशन बिटवीन l, r एंड थीटा। चूँकि आपने फाइंड करना है इसमें से r, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा l/थीटा के। लेकिन एक बात है कि इस फार्मूले में थीटा हमेशा होना चाहिए रेडियन के अंदर, जबकि यहाँ डिग्री में दिया हुआ है, तो आप इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लें कि इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा जी किसमें, रेडियन के अंदर, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर π/180 रेडियन होते हैं। और यहाँ थीटा इज़ इक्वल टू, ये आया जी कैलकुलेटर देखते हैं इसे, 45 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, पाई की वैल्यू है 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7854। ये आई है जी थीटा की वैल्यू। एल की वैल्यू है 56.7854 इज़ इक्वल टू आर। आर इज़ इक्वल टू इसे डिवाइड करते हैं जी, आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 0.785, तो यहाँ से r की वैल्यू 71.33 सेंटीमीटर आ रही है। इसमें आपने l और r के यूनिट जो है ना वो सेम रखने होते हैं। अगर आपको l सेंटीमीटर में गिवन है तो r की वैल्यू भी जो है वो किस चीज़ में होगी, सेंटीमीटर के अंदर, क्योंकि l और r के यूनिट जो है वो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 4 लैम्डा 3736231 इज सिंगुलर। अगर आप देखें तो ये हमारी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज है जी 3.3 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर उसका 11 है। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन। अगर हम इसे नाम रख दें, इस मैट्रिक्स को A का नाम रख दें, 4 लैम्डा 3736231। अब हमें गिवन क्या है कि हमने वैल्यू लैम्डा की फाइंड आउट करनी है, जबकि ये मैट्रिक्स सारी क्या है, सिंगुलर। अब सबसे पहले हमें सिंगुलर की डेफिनेशन आनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर। तो हमें ये गिवन है कि ये सारी मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम 0 के बराबर रखेंगे। 4 लैम्डा 3
7 3 6 2 3 और 1 जी। आप डिटर्मिनेंट की हमने एक्सपेंशन करनी है और इतना इसे सॉल्व करना है कि इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाए। तो 4 लिखो, डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो कॉलम से एक्सपेंशन कर सकते हैं। 4 लिखा, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दिया, 3 6 3 1, फिर इसका नेगेटिव साइन लैम्डा लिखा, पहले के साथ साइन पॉजिटिव, दूसरे के साथ साइन नेगेटिव, लैम्डा लिखकर इसकी रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो 7 6 2 1, फिर प्लस का 3 लिखेंगे, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ेंगे 7 3 2 3 इज इक्वल टू 0। और 2/2 का डिटर्मिनेंट इससे लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 3 से करेंगे 3, और 3 को 6 से करेंगे तो 18, फिर माइनस का लैम्डा 7 माइनस का 12 प्लस 3 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और 3 माइनस का 18, 3 माइनस 18 हो जाएगा माइनस का 15, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 60, 7 माइनस 12 माइनस 5, बाहर वाले की वजह से प्लस 5, और 21 में से अगर हम 6 माइनस कर दें 15, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 इज इक्वल टू 0। और 45 में से अगर मैं 60 माइनस करूं तो माइनस का 15 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 5 लैम्डा इज इक्वल टू 15, लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यू आई है जी लैम्डा की। Question 2, if n is prime then show that square root of n is an irrational number। अगर n हमारे पास कोई प्राइम नंबर है तो जब भी स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आएगा तो वो हमेशा नंबर कौन सा होता है, इर्रेशनल होता है। फिर आगे क्या है जी, राइट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। भाई प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो हो तो 1 से बड़ा लेकिन अपने आप पर यहाँ सिर्फ 1 के ऊपर डिवाइड होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। 2 और 3 ये प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 9 प्राइम नहीं होगा क्योंकि 9 के जो डिवाइज़र हैं वो 9 भी है और 9 का एक डिवाइज़र 3 भी है। हम कहते हैं प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके डिवाइज़र या तो वो खुद होते हैं या फिर 1 हो भी 1 से ग्रेटर। तो ये मैंने इसलिए 2 से स्टार्ट किया, 2 3 5 7, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा जी, 11। तो ये हमारे पास राइट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ये हमने पहले 5 जो है ना जी वो प्राइम नंबर लिख दिए हैं। याद रख लीजिए 9 जो है वो हमारे पास प्राइम नहीं है। तो ये पार्ट तो हमारे पास सॉल्व हो गया कि राइट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स वो ये आ गए, प्राइम नंबर को भी समझ लिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है, हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि स्क्वायर रूट में जब भी कोई प्राइम नंबर आएगा, जैसे स्क्वायर रूट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, 19 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं, इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q वाली फॉर्म के अंदर ना लिखे जा सकते हों, उनको हम कहते हैं जी इर्रेशनल नंबर। देखते हैं जी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, इसके प्रूफ से पहले ज़रा एक बात समझिए। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 81 और इसको मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, और फर्दर 9 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 × 3⁻³ या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 × 3 का स्क्वायर। अब हम ये कहेंगे 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 81 के बहुत सारे ये फैक्टर बने हैं, ये 3 बना है, ये भी 3 इसका फैक्टर है, और 3 का स्क्वायर यानी 9 भी 81 का क्या है, फैक्टर है। और अगर आप देखें 3 फैक्टर है 81 का, तो हम कहेंगे 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9⁻², यानी 9⁻² का मतलब है 3 जो है वो 81 का क्या है, फैक्टर। तो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ, अगर स्क्वायर का फैक्टर है तो इस नंबर का भी फैक्टर होगा, यानी 3 अगर 9 स्क्वायर का फैक्टर है तो 3 फैक्टर 9 का भी है, यानी इस 9 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3। तो एक 3 इस 9 का क्या है, फैक्टर, दूसरा फैक्टर भी इसका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। दूसरे फैक्टर मुख्तलिफ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो।
ठीक है जी। अब यहाँ हमने प्रूव करना है कि जब भी स्क्वायर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आएगा वो नंबर हमेशा इर्रेशनल होगा। इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन। मैं ये कहता हूँ कि ये स्क्वायर रूट में जब भी कोई प्राइम नंबर आएगा ये इर्रेशनल नहीं है बल्कि क्या है, रैशनल है। हमने उलट सपोज कर लिए। इसके अंदर हम एक कंट्राडिक्शन लेके आएंगे, यानी यहाँ हम लिखेंगे P, Q बिलोंग करेगा इंटीजर को और फर्दर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। और फर्दर ये है कि P और Q के अंदर कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं है। जैसे आप देखिए 5 और नीचे मैं लिख देता हूँ 8, अब इनकी कटिंग ही नहीं होती, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूँ 10/16 तो ये इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2 का, जिसकी कटिंग करेंगे तो 5 और 8। इसे हम बोलते हैं कि P और Q अपनी लोएस्ट फॉर्म के अंदर हैं। P और Q फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, P और Q के अंदर कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं आएगा। ये हमने ऐसी वैल्यू ली है। अब अगर हम देखें यहाँ से P/Q स्क्वायर कर दूँ तो वो बराबर किसके हो जाएगा, n के, और यहाँ से P² बराबर हो जाएगा NQ² के। इससे आप लिख सकते हैं n इज़ अ फैक्टर ऑफ P²। ये जो n, इस P² के दो फैक्टर यहाँ पे बन गए, एक n और दूसरा Q², जैसे यहाँ बने थे, एक 3 था और दूसरा है 3⁻³ या 3 × 3²। n इज़ ए फैक्टर ऑफ P²। यहाँ से हम लिख सकते हैं n इज़ ए फैक्टर ऑफ P। भाई अगर 3 फैक्टर है 9² का तो 3 फैक्टर 9 का भी है। इसी तरह अगर n फैक्टर P² का भी है तो n इज़ अ फैक्टर ऑफ, n जो है वो लाजमी फैक्टर जो है वो P का भी होगा। इसका मतलब P इस शक्ल के अंदर होगा। एक फैक्टर n है, दूसरे फैक्टर को हम नाम रख देते हैं जी, K का नाम रख देते हैं। कोई जैसे यहाँ पर एक फैक्टर आ रहा है 3, दूसरे फैक्टर हैं कोई और हैं, उन फैक्टर्स को हमने क्या नाम रख दिया, P का। अब इसे अगर मैं पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन 1, यहाँ से हम लिख सकते हैं P² की जगह n² K² इज़ इक्वल टू NQ²। फिर इसे मैं फर्दर लिख सकता हूँ Q² इज़ इक्वल टू NK²। अब इस K² के भी दो फैक्टर बन गए, एक n² और दूसरा फैक्टर कौन सा है, K² जो है। तो इसको हम लिखेंगे n इज़ ए फैक्टर ऑफ, n जो है वो फैक्टर है किसका, Q² का। यहाँ से हम लिखेंगे n इज़ ए फैक्टर ऑफ Q हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा था 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 9², 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 9 भी होगा, n इज़ ए फैक्टर ऑफ Q², n फैक्टर भी होगा Q का, और इसका जो दूसरा फैक्टर है उस एक फैक्टर n है, दूसरे फैक्टर को हम नाम रख देते हैं L का। अब आप देखिए P और Q को आप डिवाइड कीजिए। P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, n के, और Q की वैल्यू आ रही है n और L। और आप देखें P और Q में कॉमन फैक्टर आ गया, वो कौन सा है, n, जबकि हम कह के आए थे शुरू में कि P और Q का कोई भी फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। ये कॉमन फैक्टर कब निकला है, जब हमने इसको माना है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ n नंबर हमारे पास कौन सा है, रैशनल नंबर है। P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, और वो कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है जी, n, जबकि आपके शुरू के अंदर कह के आए थे कि P और Q का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो रहा। इसलिए अब इसे क्या बोलेंगे कि ये आ गई है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन ये होती है कि जो आपने सपोज किया था वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है कि स्क्वायर रूट ऑफ n को आपने रैशनल लिया था, ये रैशनल नहीं है बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ n जो है वो नंबर कौन सा है, इरैशनल है। तो ये था जी इस क्वेश्चन का जो है वो प्रूफ। हमारा क्वेश्चन 3 है, इफ़ द मैट्रिसेस, ये दो मैट्रिसेस गिवन है, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। अगर मैं इस ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्स हैं, अगर मैं इसको नाम रख देता हूँ A का, तो ये हमारे पास क्या है, A का इनवर्स, या इसको A कह लें तो फिर ये इनवर्स हो जाएगा। बहरहाल दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है मैट्रिसेस में कि A को A इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर में आइडेंटिटी आता है।
तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करके इसको आइडेंटिटी के बराबर रख लेते हैं, फिर वहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे सी की, तो 3 -2 -2 -1 1 3 -1 -2, और इसका जो इन्वर्स है 1a 0 -1b 1 2c -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं I3। I3 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर की थी। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है कि रोज को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो ये 3 आ जाएगा, -2 को -1 से करेंगे +2 आ जाएगा, -2 को इससे करेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर इस 3 को अगर हम सेकंड वाले कॉलम से, इसी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a, अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 2b - 2c, फिर इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा 0, -2 को 1 से करूँगा -2, -2 को -1 से करूँगा +2। अभी ये फर्स्ट रो को हमने इन तीनों कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया। इसी तरह हम अब थर्ड रो को सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों कॉलम से। -1 को 1 से करेंगे -1, 1 को -1 से करेंगे -1, फिर इस 1 को 2 से करेंगे +2, अब इस 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे -a, प्लस का b और प्लस का c, फिर इसको तीसरे वाली कॉलम से -1 को 0 से करेंगे 0, फिर इस 1 को 1 से करेंगे +1 और इस 1 को -1 से करेंगे तो -1। अब इसी थर्ड वाली रो को इन तीनों कॉलम से 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से +1, 2 - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, फिर 3 को a से -1b -2c, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 0, फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगा -1, इससे करेंगे तो +2 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये लास्ट में हमने लिखा है I3, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। जी नेक्स्ट देखिए, 3 + 2 5 -4 ये 1 के इक्वल आ रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ये 1 आ जाएगा। और यहाँ अगर हम देखें, एक्चुअली हमने कंपेयर करने हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3a - 2b - 2c, फिर यहाँ आ जाएगा 0 और इस जगह पर भी 0, फिर माइनस का a प्लस b प्लस c, और इसे सॉल्व किया तो 0, यहाँ सॉल्व किया 0, फिर 3a - b - 2c, इसे सॉल्व करेंगे 1, और इधर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कोफिशिएंट हमने कंपेयर करने हैं। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल दी गई हैं। मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होती हैं जब इनके ऑर्डर सेम हो और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हो। देखें ऑर्डर सेम आ रहा है, इसका ऑर्डर 3/3 का, इसका ऑर्डर भी 3/3 का। पहला एलिमेंट पहले के बराबर कर लें, दूसरे वाले को दूसरे के बराबर कर लें, यानी 3a - 2b - 2c बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तीसरा तीसरे के बराबर आ रहा है, इसी तरह ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे -a प्लस का b प्लस c इज इक्वल टू 1। अब इस वाले को इसके बराबर रखें, 3a - b - 2c इज इक्वल टू 0। यानी ये वाले जो 3 एलिमेंट्स हैं, इन 3 एलिमेंट्स के मैंने इक्वल कर दिए हैं क्योंकि दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर थी। अब इन्हें हमने ऐसा सॉल्व करना है कि इससे हमारे पास c की वैल्यू आ जाए। अगर मैं इन्हें माइनस करूँ,
ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, और यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी, और -2b प्लस b माइनस का b ये भी कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। और इसी तरह अगर हम सॉल्व करते हैं, इन दो को सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर आ रहा है 3a - 2b - 2c = 0। जी, यहाँ से b की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई। अगर हम इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा -3a 3b + 3c = 3। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि इस वाली इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 3 आ रहा था। या तो आपने a के कोफिशिएंट बराबर कर लेने हैं, या b के या c के, किसी के भी कर सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा। मैंने a का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। मैं इसको लिखता हूँ 3a - 2b - 2c = 0। इन्हें ऐड करते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, इन्हें ऐड करेंगे कैंसिल, 3b में से 2b तो b रह जाएगा, 3 में से -2 करेंगे प्लस c, तो इस इक्वेशन से c की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि b हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 0 के। c 3 आ गया। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसे आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, -a + 0 + 3 = 1। तो a इस तरफ चले जाएगा, 1 इस तरफ लाएंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। मैंने आपको ए बी सी तीनों फाइंड आउट कर दिए, उसने सिर्फ हमारे से जो है वो सी पूछा था। मे भी नेक्स्ट पेपर में वो ए पूछ ले, बी पूछ ले, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना प्रॉब्लम। नंबर 8 है जी पेपर का, क्वेश्चन नंबर 4 है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और अगर आप इसको टेक्स्ट बुक में देखें तो ये पेज नंबर 222, इसके ऊपर एक आर्टिकल है। ये आपको ऐसे भी कह सकता है प्रूव करने के लिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स। यानी हमने अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान में रिलेशन फाइंड आउट करना है। या तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है, या इसकी एक स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकती है, शो डैट a क्रॉस h = g²। यानी अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो g² आता है। या आपको ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है, प्रूव डैट a, g, h आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये कौन सा सीक्वेंस बनाते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो हर टर्म की जो है वो क्या आती है, सेम आती है। थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन रेशो जो है वो सेम रहेगी। अब देखते हैं जी इसे हमने कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर फार्मूला लिख लें। अरिथमेटिक मीन 2 वैल्यूज़ का होता है जी, a + b / 2, और इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन ±√of ab, और अगर हम g का स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा ab। और अगर मैं हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखूं तो वो है 2ab / a + b। ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। अब प्रूव हमने ये करना है, इस तरह भी कह सकता है, ये भी आ सकता है, या ये भी आ सकता है, तीनों का मतलब एक ही है। अगर अब मैं मल्टीप्लाई करूँ a को h के साथ, अरिथमेटिक मीन को हार्मोनिक के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला जी a + b / 2, हार्मोनिक मीन का है 2ab
डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो a इंटू एच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बी। तो अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, और ये जो ए बी है ये हमारे पास बराबर है जी स्क्वायर के, इसे आप नाम रख दें इक्वेशन 1 का, ए बी इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर फ्रॉम 1। अब एक बात तो ये प्रूव हो गई कि ए क्रॉस ए जो है वो जी स्क्वायर के बराबर है। क्या हम इसी जी स्क्वायर को लिख सकते हैं जी इंटू जी? भाई जी को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? जी स्क्वायर के। और इस एच को अगर मैं डिवाइड कर दूं जी डिवाइडेड बाय एच, और इस वाले जी को इस तरफ डिवाइड कर दें तो ए ओवर जी। अब ए ओवर जी इज़ इक्वल टू जी ओवर एच, ये भी प्रूव हो गया। और ये जो हमने लिखा है ए इंटू एच इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर, यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि ये तीनों जो टर्म्स हैं वो हमारे पास कौन सी हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। क्यों? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप सेकंड टर्म को डिवाइड कर लें फर्स्ट पे, या थर्ड टर्म को डिवाइड कर लें सेकंड के ऊपर, इनके आंसर जो है वो सेम आते हैं। देखिए, आप सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करें या थर्ड टर्म को जो है वो सेकंड वाली के ऊपर डिवाइड कर दें, और अगर मैं इनके रेसिप्रोकल कर लूँगा तो ये आ जाएगा ए ओवर जी इज़ इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय एच, वो यही रिज़ल्ट बन गया। तो आपको पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव करें ये तीनों टर्म्स जो हैं अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और एच इस सीक्वेंस के अंदर लिखे हैं, तो ये जो नया सीक्वेंस बनेगा वो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।